नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। गजब राजनीति हो रही है। बेचारी भारतीय जनता पार्टी गले गले अटक गई है। राम मंदिर की चंदा चोरी का जो आरोप लग रहा है, उससे वो उबर नहीं पा रही है। करे तो करे क्या? अभय द्विवेदी ने एक-एक करके धागे खोले हैं और बताया है कि चंपत राय का इलाज क्या है, कैसे वो तोते की तरह बोल सकते हैं। रोचक बातचीतें लेके चलता हूँ अभय द्विवेदी के पास, ज़रूर सुनिएगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने अब की से चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि एसआईआर के बहाने लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बात भी दम है काफी। भली कोई सुप्रीम कोर्ट ना माने, भली कोई व्यक्ति ना माने, संस्थाएं सारी किस हाल में काम कर रही है हम और आप जानते हैं। लेकिन हकीकत यह है, बंगाल का उदाहरण सामने है कि एसआईआर के नाम पर कितना बड़ा खेल किया गया। ये इंडिया गठबंधन के जो नेता, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, ये लोग अगर अब एकजुट हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या कुछ अर्थ है? और फिर अगर इसका अर्थ है तो ये कहाँ तक जाएगा? क्या जस्टिस सूर्यकांत इंडिया गठबंधन के नेताओं की चिट्ठी को लेंगे गंभीरता से, कुछ कार्रवाई करेंगे, या ये चिट्ठी भी जैसे चुनाव आयोग को पत्र लिखे जाते हैं, ठंडे बस्ते में जाती है, ऐसी चली जाएगी? मेरे ख्याल से वो उस चिट्ठी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि उस विपक्ष के नेताओं की चिट्ठी को एक पब्लिक इंटरेस्ट याचिका की तरह मान लें और उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ सुनवाई कर दें। उनके पास एक पक्का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट अपना एसआईआर के ऊपर फैसला दे चुका है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो दरअसल बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो उससे संबंधित जो मुद्दे थे उन पे फैसला दिया है। वो फैसला भी अपर्याप्त और संतोषजनक है। उसको भी किसी न किसी तरीके से चुनौती दी जानी चाहिए। जो बंगाल की एसआईआर से संबंधित मुद्दे थे वो अभी कोर्ट में लटके हुए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है उन मुद्दों के ऊपर अभी अदालत का फैसला नहीं है। तो अदालत को अभी भी एसआईआर संबंधित जो बंगाल पे विपक्ष की जो आपत्तियां थी, एसआईआर की जो आलोचना थी, उस आलोचना के ऊपर अभी कोर्ट को विचार करना है। और मुझे तो लगता है कि बिहार में एसआईआर को लेकर जो आलोचनाएं थी उससे भी ज्यादा गंभीर, संगीन, घोर आपत्तिजनक आलोचनाएं, घोर आपत्तिजनक बातें जो हैं वो बंगाल के बारे में हैं, जो हम सब लोगों ने उनको देखा है। क्योंकि बंगाल में एक वो एक विसंगति वाला मामला अचानक चुनाव आयोग ने पैदा कर दिया। विसंगति वाला मामला पैदा कर दिया जो कि बिल्कुल अजीबोगरीब था। उसके बाद में 27 लाख से ज्यादा वोट जो हैं वो हवा में लटक गए। ना तो उनको अवैध घोषित किया गया, ना उनको वैध घोषित किया गया। उनको वोट डालने से वंचित कर दिया गया और बिना उनके वोट डाले ही बंगाल में चुनाव भी हो गए और सरकार भी बन गई। तो और सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से जो बिहार का भी फैसला आया, बिहार का फैसला तब आया जबकि बिहार की सरकार बने हुए एक लंबा अरसा गुजर गया। तो ये तो अपने आप में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेट अकम्पली, यानी पहले से लगभग तय था कि फैसला क्या आने वाला है। अगर आप मतलब बिहार के एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट खारिज अमान्य नहीं घोषित कर सकता था, क्योंकि बिहार की एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट अमान्य करता तो बिहार के चुनाव को से अमान्य करना पड़ता। क्योंकि बिहार के चुनाव को अमान्य नहीं किया जा सकता है व्यवहारिक रूप से अभी, इसलिए बिहार की जो एसआईआर है उसको मान्य उन्हें करना ही पड़ा। तो ये जो सब जो अदालत, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी, ये चार जो इसका जो एक चतुर्भुज है, ये चार जो एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में एक पांचवा कोण भी होना चाहिए विपक्ष का। विपक्ष का एक कोण भी होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र पूरा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से सहमत हो जाए, सरकार भाजपा की है तो उससे सहमत होती है, हैं? और इन तीनों से और चुनाव आयोग भी सहमति में शामिल हो जाए। विपक्ष अलग खड़ा हुआ है। विपक्ष को इस सहमति में कैसे शामिल किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के ऊपर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और चूंकि विपक्ष के पास अब शिकायत करने के लिए मंच नहीं रह गया है, चुनाव आयोग उसकी बात सुनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बिहार के मामले में उसकी तमाम आपत्तियों को एक तरह से खारिज कर चुका है। और चूंकि बंगाल में भी चुनाव हो चुका है, इसलिए बंगाल में भी अब ये फेट अकम्पली बन गया है। वहां भी जो आपत्तियां हैं एसआईआर के ऊपर, उनको भी अब खारिज कर दिया जाएगा जब भी उसका फैसला आएगा।
तो ऐसे में विपक्ष के पास एक ही तरीका रह जाता है कि वो इस मसले को लेकर जनता के बीच जाए, उतरे और आंदोलन करे। इसकी भी अपनी सीमाएँ हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई सीमाएँ नहीं है। लेकिन चूँकि एसआईआर एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये बंगाल के बाद बंद नहीं हो गई है, अब ये पंजाब में हो रही है, ये दिल्ली में हो रही है एसआईआर, और उत्तर प्रदेश में हो चुकी है एसआईआर। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा तो हो चुकी एसआईआर के तहत होगा। उत्तर प्रदेश की एसआईआर भी बड़ी प्रपंची किस्म की थी। वहाँ का जो स्थानीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया जो आयोग था, उसके आंकड़े कुछ और कहते थे। ज्ञानेश कुमार जी के आंकड़े कुछ और कहते थे, और उन आंकड़ों के बीच में जो विषमता थी, जो ऊंच-नीच था आंकड़ों के बीच में, वो तो आश्चर्यजनक था। हम लोगों ने बहुत उसके ऊपर बातचीत की। 4 पीएम के मंच पे भी कई बार हम लोगों ने उन आंकड़ों के ऊपर बातचीत की। तो एसआईआर के सवाल को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाना चाहिए। बिहार के एसआईआर के ऊपर जो फैसला आया, उस फैसले से हतोत्साहित होकर अगर विपक्ष एसआईआर पर सवाल पूछना बंद कर देगा, आंदोलन करना बंद कर देगा, अपनी आपत्तियां दर्ज करना बंद कर देगा, तब तो फिर ज्ञानेश कुमार और सरकार के लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। वो लोग आराम से अपने चाय कॉफी पीते हुए एसआईआर करेंगे और विपक्ष चुनाव में न जीत पाए, इसकी गारंटी करते चले आएंगे। अभय जी, लेकिन एक चीज बड़ी मजे की है, ज्ञानेश कुमार को भी लग रहा होगा कि ये विपक्ष के लोग कितने चलाते रहे, कितनी गाली देते रहे, कोई फर्क तो नहीं। राजीव कुमार उनके निगाह के सामने होंगे, रिटायर हो गए। राजीव कुमार ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। चारण वंदना, चमचेगिरी जो होती है वो उन्होंने करी थी, और उसका पीक तक यहाँ तक आ गया कि वो एचडीएफसी बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन बन गए। सोचिए आप, ऐसी रेवड़ी बांटी जाती हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, उससे पहले यौन शोषण की शिकायत कराओ, बाद में राज्यसभा का सदस्य बना दो उसको। कोई व्यक्ति चुनाव आयोग को गुलाम हो जाए तो उसको एचडीएफसी का बैंक का, निजी क्षेत्र के बड़े बैंक का चेयरमैन बना दो। चंद्रचूड़ साहब, जिनको न्याय का पुजारी मानते थे लोग, वो गणेश परिक्रमा, गणेश जी की आरती करने के लिए विश्व गुरु को बुलाते हैं, वो बाद में बड़ा सा बंगला और सब जाने क्या क्या कहानी उनकी भी चलती है। ये जो रेवड़ी बांटी जाती है, जो गरीबों के खाने को रेवड़ी कहते थे विश्व गुरु, और ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं राजीव कुमार जैसे लोगों के लिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये आपने अच्छा फ्रेज, एक अच्छा मुहावरा इस्तेमाल किया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक खास तरह की राजनीतिक संस्कृति की रचना की है। जो कांग्रेस द्वारा राजनीतिक संस्कृति की रचना की गई थी, उससे भिन्न है। ये अलग तरह की चीज है। कांग्रेस में भी कुछ अपने लोगों को कुछ खास मुकामों पर रखने का चलन था। सभी सरकारें ये करती हैं। जो लोग उनके समर्थक होते हैं, जो लोग उनके विश्वस्त होते हैं, उनको वो एक खास मुकामों पर रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने ऐसे लोगों को, जो कि पारंपरिक रूप से उसके साथ काम करते रहे हैं और जिन्होंने संविधान के दायरे में जाकर भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीय सेवा की है, अगर उनको वो कुछ खास मुकामों पर रिटायरमेंट के बाद रखती तो कोई उसमें ज्यादा आपत्तिजनक बात नहीं थी। ऐसा हर जगह होता है। योग्य और काबिल अफसर है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। मान लीजिए शक्तिकांत दास जो हैं, वो अगर जब वो हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो शक्तिकांत दास ही तो वित्त सचिव थे। तो शक्तिकांत दास ने नोटबंदी में कुछ इस तरह का काम किया था जिससे नरेंद्र मोदी उनसे प्रसन्न थे। तो नरेंद्र मोदी ने उसका पुरस्कार उनको दिया रिजर्व बैंक में गवर्नर बनाकर। रिजर्व बैंक में उन्होंने ऐसा काम किया जिससे नरेंद्र मोदी और ज्यादा प्रसन्न हो गए। तो अब ये खबर चल रही है कि शक्तिकांत दास को निर्मला सीतारमन की जगह देश का वित्त मंत्री बनाया जाएगा, है ना। 6 साल हो चुके हैं शक्तिकांत दास को रिटायर हुए, लेकिन लगातार वो देश के सर्वोच्च पदों पर और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी वाले पदों पर वो बने हुए हैं। अब हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जरा इसका आकलन करें, जांच करें कि नोटबंदी से लेकर अभी तक क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो निभाई है, वो सरकार की ताबेदारी करने वाली जिम्मेदारी है या उन्होंने संविधान सम्मत तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। नोटबंदी के वक्त उनकी भूमिका क्या थी, रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर उनकी भूमिका क्या थी, इस भूमिका का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाएगा कि अगर वो देश के वित्त मंत्री बने तो उनकी भूमिका क्या होगी। समस्या यही है। समस्या ये नहीं है कि आप रिटायर्ड अफसरों को ऊंचे पदों पर बाद में रखते हैं या आप अवकाश प्राप्त जजों को का पुनर्वास करते हैं ऊंचे पदों के ऊपर। ये प्रश्न नहीं है। मतलब
प्रश्न ये है, वो तो हर जगह होता है, दुनिया में हर जगह होता है। प्रश्न ये है कि जब वो अपनी संविधान सम्मत शपथ लेके निभाई जाने वाली जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्या किया था? क्या उन्होंने सरकार द्वारा की गई आपत्तिजनक जो मांगे थी, उन मांगों के सामने सिर झुकाया, या उन्होंने कहा कि नहीं, ये मांग उचित नहीं है आपकी, हम ये काम नहीं करेंगे आपके, और साथ में सुझाव दें समांतर कि आप इस तरह काम को कीजिए, इसको, ये ज्यादा सही तरीका होगा देश का काम करने का, देश का हित इसमें होगा, अर्थव्यवस्था का हित इसमें होगा। या राजनीतिक आका जो अपना आदेश देते हैं, उस आदेश का सिर झुका के अपने पालन करना, और आका से भी ज्यादा आगे बढ़कर वफादारी दिखाते हुए उसके पक्ष में तर्कों को गढ़ना। तो ये इस तरह के लोग, इस तरह के जज, इस तरह के अफसर, इनका जब पुनर्वास किया जाता है, तो वास्तव में वही है, इसी को जो आप जो रेवड़ी बांटना कह रहे हैं, वो रेवड़ी बांटना ही होता है, अंधा बांटे। इसकी पूरी कहावत क्या है? पूरी कहावत भी हम कह दें, अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन को दे। अंधा जब रेवड़ी बांटता है तो वो क्या केवल जो उसके आसपास अपने लोग होते हैं उन्हीं को देता है, वो अपने आप को देता रहता है रेवड़ी। तो ये इस तरह की बात है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर योग्य प्रतिभाशाली व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, तो 60 साल का केवल हो जाने से वो अब उसका अनुभव नष्ट नहीं हो जाता। उस अनुभव का सरकार को, सिस्टम को, लोकतंत्र को, सबको लाभ उठाना चाहिए उसका, और हमेशा से उठाया जाता रहा है, उठाई जाना चाहिए। एक बहुत अच्छा अफसर, एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन केवल उम्र दराज हो जाने से अनुपयोगी नहीं हो जाता। ये तो बहुत गलत बात होगी अगर हम उनकी योग्यता और प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जिसको आप रिटायरमेंट के बाद में बड़े बड़े मुकामों पर तैनात कर रहे हैं, उसने दरअसल जब वो वास्तव में जब उसकी सेवा वर्ष उनके बाकी थे और वो देश की बाकायदा तनख्वाह लेके सेवा कर रहा था, उस वक्त उसने क्या किया है? तो राजीव कुमार ने क्या किया, चंद्रचूड़ जी ने क्या किया, शक्तिकांत दास ने क्या किया, ये तो रिकॉर्ड में दर्ज है। इन लोगों ने क्या किया? क्योंकि रिजर्व बैंक में रघुराम राजन और उर्जित पटेल जैसे जो सिद्धहस्त अर्थशास्त्री थे, वो सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के मुताबिक मौद्रिक नीति चलाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसका अर्थशास्त्र में कोई महारत हो या ना हो, लेकिन वो सरकार के आदेशों का पालन करता रहे। वो उन्होंने किया, क्योंकि लोगों को पता था, नरेंद्र मोदी को पता था कि यही आदमी है। जब मैंने कहा था नोटबंदी करो, तो ये नोटबंदी करने में जुट गया था। नोटबंदी इसका नाम आज तक भाजपा भी नहीं लेती। मतलब मेरा कहना यह है कि मैं इस परिप्रेक्ष्य में इन बातों को समझता हूं। ये बात तो ठीक है। और आपने जब कहा अंधा बांटे रेवड़ी मुड़ मुड़ के घर वालों को दे, तो एक रेवड़ी अयोध्या में भी बटी। चंपत राय उसका मुहूर्त है, आप हमेशा कहते रहे हैं। अब नया खुलासा हुआ है, सुप्रिया शी ने इतने ट्वीट भी किया है कि 400 निजी सुरक्षा कर्मी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सिक्योरिटी कंपनी बताई जाती है, उसके निजी सिक्योरिटी गनर चंपत राय जी की सुरक्षा सेवा में लगे हुए थे। और आरोप लगता है कि ये जो माल की सप्लाई होती थी, ये सब निजी सिक्योरिटी करती थी। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा, जिस राम मंदिर को इतना खतरा था, जिसपे आतंकी अटैक हो चुका था, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल स्थानीय यूपी के स्तर पे नहीं थी, आईबी के रडार पे भी था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर निगाह रखते थे राम मंदिर पे, लोकल इंटेलिजेंस निगाह रखती थी, पूरी देश की सारी सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पे राम मंदिर की सिक्योरिटी थी, क्योंकि टेररिस्ट के निशाने पे भगवान राम का मंदिर रहा है, पहले भी रहा है। और ये बात सब जानते थे कि अगर वहां कुछ हो गया तो पूरे देश में माहौल खराब हो जाएगा। इतनी एजेंसियां जांच कर रही थी, 400 निजी गनर लगाए गए थे, माल सप्लाई हो रहा था। आप तो हमेशा कहते हैं चंपत राय मोहरा है, योगी आदित्यनाथ फंस रहे हैं। ये सारे मोहरे दिल्ली दरबार के हैं। चंपत राय दिल्ली दरबार के मोहरे, योगी आदित्यनाथ उनको पसंद नहीं करते थे। नृपेंद्र मिश्रा 100% विश्व गुरु के आदमी, अनिल मिश्रा पे दिल्ली दरबार का हाथ, सारे दिल्ली दरबार के मोहरे। योगी आदित्यनाथ के संग समस्या यह है कि वो अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बच्चे को पता है कि वहां पे क्या कांड हुआ है। अगर एक हिम्मत जुटा ले, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें कि चंपत राय जी करते क्या थे। और पुलिस
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस तरह की निजी हिंसा के खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने खुद क्राइम रिपोर्टिंग करी है। पुलिस वाले बर्फ की सिल्ली पे मैंने देखी है वो सीन। उस समय में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था भाई जी। बर्फ की सिल्ली पे लिटाते थे और एक चमड़े का पट्टा होता था पीछे, वो इसलिए यूज किया जाता था कि पीछे से मारे तो निशान ना आए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं थर्ड डिग्री के पक्ष में नहीं हूँ, मैं मानव अधिकारों की रक्षा करने के पक्ष में हूँ, लेकिन आज भी इस तरह की थर्ड डिग्री दी जाती है और तोते की तरह बोलता है आदमी। योगी आदित्यनाथ जी अगर के हाथ में अब ट्रंप है, जो जितना ट्रंप का पत्ता है, जितना उनका दिल्ली दरबार ने चाबुक लेके यूं किया है, अगर चंपत राय जी की थोड़ी सी सेवा हो जाए, मैं फिर कहूंगा मिस्टर बीच पे गलत आरोप ना लगाए, तो तोते की तरह बोलेंगे चंपत राय कि ये माल गया कहां से, ये 400 गनत कैसे लगी थी और आईबी वाईबी के लोग कर क्या रहे थे। इतनी शर्मनाक बातें सामने आ रही हैं, रोज एक खुलासा हो रहा है। और मजे की बात, अजय राय का दर्शन करने के लिए अजय राय को घर में बंद कर लिया। मुकेश सहनी तो शाजापुर सहारनपुर जा रहे हैं, 3 दिन से लखनऊ में नजरबंद है, पुलिस लगी हुई है। आज मुकेश सहनी का फोन आया मेरे पास, बोले भाई साहब ये तो लखनऊ में आके फंस गए, निकलने नहीं दे रहे हैं। मैंने रिपोर्टर को हिमांशु को बेच कर उनका इंटरव्यू कराया। विपक्ष के नेताओं को बंद किया जा रहा है, वो तो अखिलेश यादव के लिए हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव को बंद किया तो जवानी जिंदाबाद वाले लोग पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें जाम कर देंगे। लेकिन डर गई है उत्तर प्रदेश में सरकार, और जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैंने अमेरिका, लंदन, जापान, हर जगह की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। भगवान राम की चंदा चोरी दुनिया में छाई हुई है। डूब मरने के लिए चुल्लू पर पानी भी कम पड़ रहा है। अभय जी क्या हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, योगी आदित्यनाथ की दुविधा को मैं समझ सकता हूं। योगी आदित्यनाथ का दिल कर रहा होगा कि इस वक्त चंपत राय के साथ वही सलूक किया जाए जो अभी आपने बताया, बर्फ की सिल्ली पे लिटाकर और वो चमड़े की बेल्ट से उनकी सेवा की जाए। ये तो दिल उनका कर रहा होगा। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उनके सामने स्पष्ट है कि वो किसको परेशानी में डालेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो विश्वगुरु को नहीं, विश्वगुरु को नहीं परेशानी में डालेंगे। मैं माफ कीजिए, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इससे परेशानी में नहीं डालेंगे। इससे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को परेशानी में डाल देंगे, जिनका हाथ उनकी पीठ पे था। इसीलिए वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अभी तक बचे हुए हैं, वरना अभी तक उन दोनों ने मिलकर उनको ठिकाने लगा दिया होता। खासतौर से जब शुरू में जब 2024 का चुनाव नतीजा आया था और भूपेंद्र चौधरी की कमेटी ने इनकी दरवाजे पे सारा हार का ठीकरा फोड़ दिया था, वो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व के सबसे नाजुक क्षण थे और उसमें इनका सफाया किया जाना लगभग तय था। दोनों उप मुख्यमंत्री लगे हुए थे, इनका सफाया होने की सार्वजनिक घोषणाएं भी की जा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बचा लिया। अच्छा, अब ये मैं इसको इस तरीके से देखता हूं और इस चीज के ऊपर मैं सोच रहा हूं और इस पर थोड़ा काम भी कर रहा हूं, तथ्य भी जमा कर रहा हूं, और जब हो जाएगा तो मैं आपके 4 PM पे इसको रखूंगा भी इस बात को। देखिए, मुझे लगता यह है कि जब राम मंदिर बन गया और नरेंद्र मोदी ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, पूरा श्रेय ले लिया उसका, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दूसरे नंबर पर धकेल दिया, यानी मोहन भागवत दूसरे नंबर पर चले गए और नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे आ गए। इसके बाद क्या हुआ ये सोचिए। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस चीज को बर्दाश्त कर लिया, खून का घूंट पी के बर्दाश्त कर लिया कि ये हमको दूसरे नंबर पर डाल दिया, इस व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री बनाया, उसने हम ही को दूसरे नंबर पर डाल दिया। मुझे लगता क्या है कि संघ का प्रयोग क्या है, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। संघ बहुत ही तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, अपने साथ भी, भारत के साथ भी, हिंदुओं के साथ भी, मुसलमानों के साथ भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता है। अयोध्या के साथ उसने एक्सपेरिमेंट ये किया, अयोध्या को उसने अपनी अघोषित सल्तनत बना दिया। मैं शब्द ढूंढ रहा था, नेशन स्टेट शब्द कहने से बात समझ में नहीं आती। अपनी सल्तनत बना लिया उसने, ऐसी सल्तनत यानी ऐसे अपना गढ़ बना लिया। इसमें कोई और नहीं घुस सकता, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार नहीं घुस सकती, इसमें नरेंद्र मोदी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। वो आप प्राण प्रतिष्ठा कराए, आपने उसका श्रेय ले लिया, इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद संघ के नियुक्त किए हुए सब लोग जो हैं ना, अब उसमें मोहन भागवत अयोध्या के अघोषित राष्ट्रपति हैं, चंपत राय उसके प्रधानमंत्री थे, और गोविंद गिरी उसके वित्त मंत्री थे, और ये आपके अनिल मिश्रा उसके गृह मंत्री थे, और गोपाल राय भी उसका कोई मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय संभाल रहे थे। ये अयोध्या की सरकार है।
और अयोध्या की इस अयोध्या के इन लोगों के साथ में तकरीबन इसी तरह का सलूक लगातार किया गया, इसीलिए प्राइवेट सिक्योरिटी वगैरह सब रखी गई। ये ऐसा ही नहीं हो गया, इसके पीछे एक विचार है पूरा कि हम प्राइवेट सिक्योरिटी रखेंगे, अपना सब काम खुद ही करेंगे, हमसे कोई जवाबदेह नहीं कर सकता, हम पे इनकम टैक्स के नियम नहीं लागू होते हैं, हम जब जमीन खरीदेंगे तो इनकम टैक्स वाले हमारी जांच नहीं करेंगे, हम पे किसी के नियम नहीं लागू होते हैं, हमारा अपना नियम है, छोटी सी एक जो है हमारी सल्तनत है। ये इस सल्तनत के हम लोग अघोषित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये इस तरह का पूरा विचार इसमें काम कर रहा था। और इसीलिए वो मानते थे कि ये जो यहाँ पे इनकम हो रही है, जो राजस्व जनरेट हो रहा है श्रद्धालुओं के चढ़ावे से है, और या 40% कमीशन लेके जो राजस्व बना है, ये राजस्व हमारा है, हमारे खजाने में जाएगा। इसलिए उस राजस्व को अयोध्या से ले जाकर कर्नाटक में या जहां कहीं राष्ट्रीय संस्थानों में खजाना था वहां जमा करा दिया जाता था। गोपाल राव का काम ये था, वो वित्त मंत्री थे, तो उनका भतीजा जाता था, बोरे में भर के राजस्व जमा कराता था, उधर से हवाई जहाज में लौट के आता था। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। देखिए, ये बड़ा विकट और भयानक किस्म का ये सब चल रहा था। अगर ये भंडाफोड़ नहीं होता, ये भंडाफोड़ कैसे हुआ, किसने करवाया, ये भी एक सवाल है। इससे पहले अयोध्या में हर चीज, हर काम जो अयोध्या में होता था उसको दबा दिया जाता था। इसको क्यों नहीं दबा पाए ये लोग? ये क्यों फूट गई? ये गू का तोबड़ा क्यों फटा? बदबू क्यों फैली? इसीलिए फैली कि मोदी वगैरह इन सब लोगों को लगा होगा कि इन लोगों ने तो अपनी हुकूमत बना ली, यहां पर सल्तनत बना ली, तो इन लोगों की सल्तनत को अस्थिर किया जाए। तो चंपत राय के ऊपर जो मीडिया में अटैक किया जा रहा है, दरअसल ये संघ के ऊपर अटैक है। चंपत राय संघ का आदमी है, उसके ऊपर अटैक है। मोदी जी बिल्कुल चुपचाप है, मोदी जी मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं। अमित शाह कुछ भी नहीं बोल रहे। देश का कानून व्यवस्था का मसला है। योगी जी तो बड़े कानून व्यवस्था के बड़े भारी वो है कि हम सख्त प्रशासन करते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे योगी जी इसमें। अमित शाह कुछ नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को छोटा सरदार पटेल मानते हैं। सरदार पटेल ने तो आरएसएस पे बैन लगा दिया था। ये कुछ नहीं कर पा रहे। मोदी जी हाथ नहीं डाल रहे इसके अंदर, मोदी जी, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि ये आरएसएस की जो सल्तनत है, इसके अंदर हमने विद्रोह करा दिया है। मैं इस तरीके से देखता हूं उसको। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर, इसीलिए दब नहीं पा रहा। इसीलिए तमाम गोदी चैनल जो है ना, वो चंपत राय की खाल उतारे दे रहे हैं। चंपत राय को बर्फ पे लिटा के चमड़े की बेल्ट से नहीं पीटा जा रहा है। जो गोदी मीडिया है, चंपत राय के साथ दरअसल यही 3rd डिग्री सलूक तक कर रहा है उसके साथ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही हाल बना दिया है। चंपत राय का खानदान भी याद करेगा जो विभीषण का हाल हुआ था, जिस तरह कलंकित के नाम लिया जाता है इतिहास के पन्नों में, चंपत राय का नाम भी ऐसे ही होगा कि जैसे चंदा चोरी के आरोपी है। ओवैसी ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि आरएसएस के विचारक और राम माधव, भूतपूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने कहा था कि एक डील अंबानी की कराने के लिए राम माधव सुबह सुबह उनके घर आए थे, उसके बाद ठंडे बस्ते में लगा दिए गए थे। ओवैसी कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी में जुटे हुए हैं। उन्हें पीएम से कहा है कि जिस पाकिस्तान ने पहलगांव में 26 भारतीयों की हत्या कर दी, उससे कूटनीतिक बात कैसे की जा सकती है, और राम माधव कौन होते हैं ऐसी बात करने के लिए? अगर ये आरोप सही है तो बड़े सनसनी के जो बड़े किसी कीमत पे आरोप स्वीकार तो ना किया जाएगा कभी। जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है वो तो खुफिया तौर पे होती है। वो ट्रैक टू का मतलब ही है कि वो तो पीछे हो रही है, वो तो पृष्ठभूमि में चलने वाली कार्रवाई है। वो स्वीकार तो ना किया जाएगा इस बात को, वो चलती रहेगी। आप खूब आरोप लगाते रहेंगे, वो लगातार चलती रहेगी। तमाम तथ्य आ रहे हैं कि फलाने होटल में पाकिस्तान के फलाने मेजर से बात हो रही है, ठिकाने मेजर से बात हो रही है, पता नहीं आईएसआई का मेजर है, कहाँ का क्या है। ये मेजर वगैरह तो आईएसआई के ही होते हैं। ये चलते रहेंगे और बातचीत चलती रहेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बहुत क्रूर होती है राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, और वाकई में भगवान राम के मंदिर के चंदा चोरों के संग हाल तो ये करना चाहिए। मैं ह्यूमन राइट का पक्षधर हूँ, इसलिए कह नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा है पुलिस वाले, मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था तो खुद देखा है, बर्फ की सिल्ली पर लटाते थे, चमड़े के पट्टे से धाए 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 करते थे। बताइए कोई भगवान राम के मंदिर में कैसे चंदा चोरी करता है, कैसे कर सकता है? कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।